हमारा जन्म क्यों होता है, हम क्यों जीते हैं और हम क्यों किसी के लिए जान दे देते हैं। ये कुछ सवाल हैं जिसका जवाब किसी भी इंसान को नहीं पता है और ये फिल्म भी एक ऐसे ही कहानी पे आधारित है। एक बेहद ताकतवर इंसान अपने दुश्मन के बेटे के लिए अपना सब कुछ दांव पर क्यों लगा देता है। कंगवा मूवी इन दोनों के बीच के इमोशनल रिश्ते की कहानी है। तो आइए फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ कंगवा मूवी को। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, इससे आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहें। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे आपको ये मूवी अच्छी तरीके से समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है रशिया के एक हेडक्वार्टर से, जहाँ पर हम जेटा नाम के एक लड़के को देख पाते हैं। दरअसल में जेटा के अंदर कुछ दिव्य शक्तियाँ हैं और यहाँ ये रशियन लोग जेटा के दिमाग से कुछ छेड़छाड़ कर रहे थे कि तभी अचानक से मालूम पड़ता है कि उस रशियन हेडक्वार्टर से जेटा वहाँ से भाग निकलता है और फिर पूरा का पूरा रशियन माफिया जेटा को पकड़ने के लिए निकल पड़ता है। इसके बाद कहानी शिफ्ट होती है इंडिया के गोवा की तरफ, जहाँ पर हम फ्रांसिस को देख पाते हैं, जो कि कल्कि वाले प्रभास की तरह ही एक बाउंटी हंटर है। वो अपने फ्रेंड कोल के साथ मिलकर पुलिस से पैसे लेकर अपराधियों को पकड़ने का काम करता है। दरअसल जिन अपराधियों को पुलिस नहीं पकड़ पाती है, उन्हीं अपराधियों को फ्रांसिस और उसका फ्रेंड कोल्ड मिलकर पकड़ लेते हैं और हाल ही में उन्हें डिसूजा नाम के एक आदमी को पकड़ने का काम मिला है और इस काम के बदले उन्हें 5 लाख रुपए मिलेंगे। उन्होंने डिसूजा को तो पकड़ लिया था और जब वो कमिश्नर के पास उसे लेकर जा रहे थे कि तभी एंट्री होती है एंजेला की और मालूम पड़ता है कि दरअसल एंजेला भी बाउंड हंटर है। वो भी पैसों के लिए इन अपराधियों को पकड़ने का काम करती है। इन दोनों की बातचीत से मालूम पड़ता है कि एंजेला और फ्रांसिस 1 साल पहले रिलेशनशिप में थे, लेकिन किसी वजह से इन दोनों का ही ब्रेकअप हो गया और वो अब दोनों ही बाउंटी हंटर बन चुके हैं। लेकिन वो दोनों हमेशा ही एक दूसरे के काम में टांग अड़ाते हैं। इसके बाद कमिश्नर इन दोनों को एक और काम देता है और मालूम चलता है कि इन्हें एक जीतू नाम के एक आदमी को पकड़ना है। वो आदमी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और उससे भी ज्यादा पावरफुल उसका भाई है, इसीलिए उन्हें पहले ही बता दिया जाता है कि जीतू को वो लोग सही सलामत हालत में उसके सामने लेकर आए। उसे अगर जरा सी भी खरोच आ गई तो उसका भाई इन्हें छोड़ेगा नहीं। तो बहुत ढूंढने के बाद इन्हें जीतू का पता मिल जाता है, जो कि समंदर की एक यॉट पर था। ये लोग जीतू को पकड़ने तो जाते हैं, लेकिन वहाँ पर झड़प हो जाने की वजह से उसे गोली लग जाती है और जीतू वहीं पर मारा जाता है। इन्हें ऐसा लगता है कि इन्हें वहाँ पर किसी ने भी नहीं देखा, इसीलिए कोल्ट और फ्रांसिस चुपचाप यहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी हम वहाँ पर जेटा को देखते हैं, जो कि फ्रांसिस को घूर कर देख रहा था और जेटा ने इन दोनों को ही जीतू का खून करते हुए भी देख लिया था। फ्रांसिस और कोल्ट को ऐसा लगा था कि शायद इसे कुछ भी नहीं मालूम है, इसीलिए ये लोग यहाँ से चुपचाप जाने लगते हैं। लेकिन अगले दिन एंजेला को भी ये सारी बातें मालूम होती है, क्योंकि वो भी जीतू के पीछे थी। अब एंजेला के पास जेटा था और जेटा से वो कोल्ड और फ्रांसिस का स्केच बनवाने लगती है, क्योंकि उन दोनों को ही उसने खून करता हुआ देखा था। अब जब ये बात फ्रांसिस को मालूम चली कि जेटा उनका स्केच बना रहा है, तो फ्रांसिस और कोल्ट जेटा को यहाँ से लेकर भाग जाते हैं। लेकिन तभी बीच रास्ते में जेटा की तबीयत खराब होने लगती है। वो लोग उसे तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहाँ पर ले जाने के बाद उसे मालूम पड़ता है कि उसकी दिमागी हालत बहुत ही अजीब है, इसीलिए वो उसे घर ले आते हैं। लेकिन घर लाने के बाद से यहाँ पर फ्रांसिस को जेटा से अजीब सा ही लगाव हो जाता है। फ्रांसिस को ऐसा लग रहा था जैसे कि वो इस लड़के को बहुत ही पहले से जानता हो, पर जेटा तो यहाँ फ्रांसिस को सचमुच ही पहले से जानता है। जेटा को थोड़ा भी डर लगता तो वो फ्रांसिस के पास दौड़ा आता। तब फ्रांसिस को मालूम पड़ता है कि जेटा भूखा है, इसीलिए वो लोग एक रेस्टोरेंट में पहुँचते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद मालूम चलता है कि जीतू का भाई वहाँ आ चुका था और उसे दरअसल में एंजेला यहाँ पर लेकर आई थी। वो सभी यहाँ पर पहुँच चुके थे, लेकिन हम तभी देखते हैं कि रशियन माफिया के लोग भी यहाँ पहुँच चुके थे और वो लोग इस रेस्टोरेंट पर अटैक कर देते हैं। उन्होंने जीतू के भाई को भी मार दिया था और इस पूरे रेस्टोरेंट का तहस नहस कर दिया था। वो यहाँ किसी तरह से जेटा को लेने आए थे और वो इसमें कामयाब भी रहे। तो वो लोग जेटा को यहाँ से ले जाने लगते हैं, लेकिन तभी फ्रांसिस को कुछ अजीब सा लगता है और वो तुरंत ही उन लोगों का पीछा करने लगता है। फ्रांसिस पागलों की तरह जेटा के पीछे भाग रहा था और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है पास्ट में, मतलब कि 1070 में, जहाँ पर हमें रोमन सम्राट के बारे में बताया जाता है। रोमन सम्राट अपनी लालची नजर लेकर भारत की ओर निकला और वो पूरे भारत पर कब्जा करना चाहता था। वो अपनी 25,000 सेना को लेकर हिंद महासागर तक पहुंचा कि तभी उसकी लालची नजर 5 द्वीपों पे
पड़ती है। पहला द्वीप था मंडियारू द्वीप, यहाँ के लोग शिकार करने के लिए जाने जाते हैं। दूसरा द्वीप था वंकाडू द्वीप और यहाँ के लोग औषधि बनाने के लिए जाने जाते हैं। तीसरा द्वीप था मुकाडू द्वीप और यहाँ के लोग हथियार बनाने और नाच गाना करने के लिए जाने जाते हैं। चौथा द्वीप था अर्थी द्वीप और यहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा खूंखार हैं। इनके अंदर दया नाम की कोई भी चीज नहीं होती है। और फिर पांचवा और आखिरी द्वीप था पेरुमाची द्वीप। यहाँ के लोग बहुत ही बहादुर और वीर योद्धा के नाम से जाने जाते हैं। तो रोमन सम्राट की नजर पड़ती है पेरुमाची पर, लेकिन इन्हें एक ऐसे शख्स की जरूरत थी जो पांचों द्वीपों के बारे में जानता हो। और तभी इनकी मुलाकात होती है कुलुबा से। कुलुबा पांचों द्वीपों के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से जानता है और रोमन सम्राट जब कुलुबा को बताते हैं कि वो पेरुमाची पर फतेह पाना चाहता है, तो यहाँ कुलुबा उनसे कहता है कि अगर तुम पेरुमाची पर हमला करना चाहते हो तो वो लोग तुम्हें आराम से हरा देंगे, फिर चाहे तुम्हारे पास 25,000 सैनिक हो या फिर 1 लाख। पेरुमाची द्वीप के लोगों को केवल सिर्फ और सिर्फ छल से हराया जा सकता है और ये काम सिर्फ वही कर सकता है। तो रोमन सम्राट कुलुबा से कहता है कि अगर वो पेरुमाची के 1 सैनिक को मारेगा तो वो उसे 2 सोने की मुद्रा देगा। तो कुलुबा कहता है कि मैं पेरुमाची के 100 सैनिकों को मारूंगा और उन सबके हाथ काटकर आपके पास लेकर आऊंगा। फिर कुलुबा पेरुमाची के सरदार से मिलने के लिए जाता है। वो उनसे कहता है कि रोमन सम्राट को नाव बनाने के लिए कुछ सैनिकों की जरूरत है, अगर वो ये काम कर देते हैं तो वो हमें बहुत सारा सोना देंगे। तो यहाँ पर कुलुबा 100 सैनिकों को लेकर जंगल के रास्ते से जाने लगता है, लेकिन यहाँ पर बीच रास्ते में वो छल से अपने ढेर सारे सैनिकों को बुला लेता है और पेरुमाची के 100 सैनिकों को मार गिरा देता है और उन सभी के हाथों को काट कर वो रोमन सम्राट के पास ले जाता है। बदले में उसे 200 सोने की मुद्राएं दी जाती है। कुलुबा के अंदर अभी भी बहुत लालच था और वो चाहता था कि वो पेरुमाची के 100 सैनिकों को और मारे ताकि उसे 200 सोने की मुद्राएं और मिल सके, और इसीलिए वो वापस से पेरुमाची के सरदार के पास गया और कुलुबा सरदार से कहता है कि रोमन सम्राट नाव के काम से बहुत ज्यादा ही खुश हुए और वो इसीलिए चाहते हैं कि पेरुमाची के 100 सैनिकों को और लाया जाए ताकि वो उन्हें भी सोना दे सके। इसीलिए पेरुमाची के सरदार ने 100 सैनिकों को और भेज दिया ताकि वो नाव में मदद कर सके। तो कुलुबा फिर से 100 सैनिकों को लेकर जंगल के रास्ते से जाने लगता है, लेकिन तभी बीच रास्ते में वो लोग रुक जाते हैं और मालूम चलता है कि कुलुबा ने जिन 100 सैनिकों को मारा था उनमें से एक सैनिक बच गया था। उसने अपने सामने अपने बहुत सारे सैनिकों को मरते हुए देखा था, जिस वजह से उसने ये सारी बातें जाकर कंगुआ को बताई। फिर यहाँ पर कंगुआ की एंट्री होती है और कुलुबा के आदमी सैनिक जो जंगलों में छुपे हुए थे वो सारे अब बाहर आ चुके थे, जिसके बाद यहाँ पर एक धमाकेदार फाइट होती है और कंगुआ कुलुबा के उस सारे सैनिकों को मार गिराता है। बाद में उसे अधमरी हालत में पेरुमाची लाया जाता है, क्योंकि उसने जो कुछ भी किया है उसका सिर्फ एक ही दंड है और वो दंड है मौत, वो भी सभी के सामने जिंदा जलाकर, क्योंकि पेरुमाची के लोग उससे बहुत ही ज्यादा खफा हैं। उसने एक गद्दारी वाला काम किया है। फिर कंगुआ यहाँ पर कुलुबा को बता रहा था कि तूने जो भी काम किया है उसकी सिर्फ एक ही सजा है और वो सजा है सजाए मौत। सोने की लालच में आकर कुलुबा ने ये काम किया था और फिर सबके सामने ही कुलुबा को जला दिया जाता है। तभी हम यहाँ पर कुलुबा की पत्नी और उसके बेटे पुरवा को देख पाते हैं और कुलुबा की पत्नी भी कुलुबा के साथ आग में जलकर जान दे देती है, क्योंकि पेरुमाची के लोग उसके खानदान को भी जलाना चाहते थे। लेकिन कंगुआ इसके खिलाफ था, क्योंकि जो काम उसके आदमी ने किया है उसकी फैमिली को इसकी सजा क्यों मिले। लेकिन मरते वक्त कुलुबा की पत्नी ने कंगुआ से कहा था कि वो उसके बेटे की रक्षा करे और फिर कंगुआ ने भी कुलुबा की पत्नी को वचन दिया था कि वो पुरवा की रक्षा करेगा और उसे अपने बेटे की तरह रखेगा, जबकि पेरुमाची के लोग पुरवा को जान से मारना चाहते थे। लेकिन कंगुआ ने जब कहा कि ये उसका बेटा है तब किसी ने उसके ऊपर हाथ भी उठाने की कोशिश नहीं करी। अब आगे हम देखते हैं कि रोमन सम्राट का खबरी कुलुबा तो मारा गया है। रोमन सम्राट अर्थी द्वीप के सरदार उदीरा के पास पहुंचा और यहाँ हमें मालूम चलता है कि अर्थी द्वीप के सरदार और पेरुमाची के कुछ खास नहीं बनती है, उनके बीच में तो पहले से ही दुश्मनी है। और जब रोमन सम्राट यहाँ पर मदद लेने के लिए अर्थी द्वीप पहुंचा तब अर्थी द्वीप ने फौरन हाँ कर दी और कहा कि हम आपकी जरूर मदद करेंगे और पेरुमाची का सत्यानाश करेंगे, क्योंकि रोमन सम्राट के पास 25,000
1000 सैनिक थे और यहाँ पर अर्थी द्वीप के लोग भी बहुत ज्यादा ही खतरनाक थे और इसीलिए उन्हें ऐसा लग रहा था कि पेरुमाची को वो सत्यानाश करने में कामयाब रहेंगे। अब कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि जब पेरुमाची के लोग जब निहत्ते थे तो अर्थी द्वीप के लोग यहाँ पर हमला कर देते हैं, लेकिन ये बात जब कंगवा को मालूम चलती है तो यहाँ वो उन सभी का सामना करने आ जाता है। भले इन लोगों के पास कोई भी तलवार नहीं थी, इसके बाद भी वो अर्थी द्वीप का सामना कर रहे थे और उन्हें बुरी तरह से मार भी रहे थे। तभी कंगवा यहाँ पर पूर्वा से कहता है कि वो उसकी तलवार लेकर आए। फिर पूर्वा यहाँ पर कंगवा की तलवार लेने के लिए जाता है, लेकिन तब तक कंगवा इन लोगों से लड़ाई कर रहा था और उन्हें बुरी तरह से मार भी रहा था। आगे हम देखते हैं कि पूर्वा कंगवा की तलवार लेकर आ चुका होता है, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा होता है जो किसी ने भी नहीं सोचा था। यहाँ पर पूर्वा कंगवा के अंदर तलवार घोंप देता है, जिस वजह से कंगवा बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो गया था और पूर्वा फिर जंगलों के रास्ते में भाग गया और कंगवा बुरी तरीके से घायल होने के बाद भी इन लोगों से लड़ रहा था और बहादुरी से सामना भी कर रहा था। उदीरा के 3 बेटे थे, जिनमें से 2 बेटों को कंगवा ने मार दिया था। फिर पूर्वा को कंगवा ने पकड़ा और वापस पेरुमाची लेकर आया, लेकिन वहाँ के लोग पूर्वा को मारना चाहते थे। obvious सी बात है, कंगवा पूर्वा की रक्षा कर रहा था, लेकिन उसने क्या किया, उसने उसको तलवार घोंप दिया, तो उसको पनिशमेंट मिलना तो जरूरी है। फिर यहाँ पर कंगवा बोलता है कि उसने उसकी माँ से वादा किया है कि वो मरते दम तक पूर्वा की रक्षा करेगा। साथ ही हमें ये भी मालूम पड़ता है कि उदीरा जल्द ही पेरुमाची पर हमला करेगा, लेकिन पेरुमाची के लोग चाहते हैं कि पूर्वा को काले जंगल में भेज दिया जाए। यहाँ पर कंगवा कहता है कि अगर पूर्वा जाएगा तो वो भी साथ में जाएगा, क्योंकि उसने रक्षा करने का वादा जो किया है। तो ना चाहते हुए भी कंगवा को पूर्वा के साथ काले जंगल में जाना पड़ता है। मालूम चलता है कि काले जंगल में जो कोई भी जाता है वहाँ से वो वापस जिंदा बचकर नहीं आता है, लेकिन यहाँ कंगवा पूर्वा के साथ रहा तो उसे कुछ भी नहीं हो सकता। काले जंगल में जाने के बाद भी सब कुछ ठीक नहीं था, क्योंकि पूर्वा यहाँ पर अभी भी कंगवा से नफरत करता है, क्योंकि कंगवा ने उसके पिता की मृत्यु की थी और ये वाला गुस्सा उसके अंदर बढ़ते ही जा रहा था। दूसरी तरफ जब उदीरा को पता चलता है कि उसके दोनों ही बेटों को मार दिया गया है तो उदीरा आग बबूला हो जाता है, क्योंकि उसके बेटों को कोई छू भी नहीं सकता है, जिस वजह से वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। रोमन सम्राट यहाँ पर उदीरा से कहता है कि तुमने हमसे सोना लिया है, बदले में तुमने पेरुमाची को सत्यानाश करने का वादा किया है। अगर तुम ये नहीं कर पा रहे हो तो हमें हमारा सोना वापस कर दो। ये सारी बातें सुनने के बाद उदीरा को बहुत ज्यादा ही गुस्सा आ जाता है और वो रोमन सम्राट को जान से मार देता है। पहले ही क्लियर था कि अर्थी द्वीप के लोग जो होते हैं वो दयाहीन होते हैं, उनमें दया नाम की चीज नहीं है। फिर भी रोमन सम्राट को उनसे पंगा लेना था तो अब तो वो कहता है कि अब यहाँ पर बात सोने की रही नहीं है, उसके बेटे मारे गए हैं तो अब ये मामला पर्सनल हो गया है और अब जब तक वो कंगवा को मार नहीं देता उनके दोनों बेटों को मुक्ति नहीं मिलेगी। अब उदीरा का सिर्फ एक ही बेटा बचा था और वो भी पेरुमाची की औरतों के ऊपर सफेद जंगल में हमला कर देता है। वो उन सभी को बंधक बना देता है और वो उनसे कह रहा होता है कि कंगवा को बुला कर लाओ। और यहाँ उदीरा का बेटा इन्हें बहुत हल्के में ले रहा था, जबकि कंगवा ने इन औरतों को बहुत ही हाई क्वालिटी की ट्रेनिंग दे रखी है। और ये बात तो 2024 में भी लागू करती है, क्योंकि माताएं बहनें आप लोगों को भी हाई क्वालिटी ट्रेनिंग की जरूरत है। खैर मूवी में बात करते हैं, यहाँ पर ये सारी औरतें मिलकर उदीरा के तीसरे बेटे को जान से मार देती हैं। जिस तरह से पेरुमाची की औरतों ने उदीरा के तीसरे बेटे को मारा है तो यहाँ पर इन सभी को अन्याय लग रहा था। तो यहाँ पर 5 द्वीपों के सरदार इकट्ठे हो जाते हैं और वो यहाँ न्याय करने वाले थे कि क्या करना चाहिए। यहाँ हम देखते हैं कि उदीरा भी मौजूद था, आफ्टर ऑल वो भी अर्थी द्वीप का सरदार है। और जब वो यहाँ पर अपने आखिरी बेटे की लाश को देखता है तो उसे बहुत ही ज्यादा तेज वाला गुस्सा आ जाता है और यहाँ पर वो किसी की भी नहीं सुनने वाला था और यहाँ पर वो तबाही मचाना स्टार्ट कर देता है। और जो बाकी द्वीपों के सरदार थे वो उन्हें भी जान से मार देता है और आखिर में पेरुमाची के सरदार को भी वो जान से मार ही डालता है। लेकिन यहाँ पर पेरुमाची के सरदार ने मरते मरते एक बाज के जरिए कंगवा को खबर भेज दी थी। इधर सीन शिफ्ट होता है जंगल की तरफ, जहाँ पर पूर्वा के ऊपर एक मगरमच्छ ने अटैक कर दिया था। वो मगरमच्छ पूर्वा को जान से मारने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर कंगवा आ जाता है, उसके साथ में वो हाथापाई करता है और उस मगरमच्छ को जान से मार देता है और पूर्वा की जान बचा लेता है। वे बाज वो मैसेज लेकर कंगवा के पास आ जाता है और उसे मालूम पड़ता है कि पेरुमाची के सरदार को भी मार दिया गया है। अब यहाँ पर युद्ध शुरू होने वाला था। उधर हम देखते हैं कि उदीरा अपने बहुत सारे सैनिकों के साथ में पेरुमाची पर युद्ध आरंभ कर देता है। तभी उदीरा और उसके सारे सैनिकों की नजर पड़ती है काले जंगल की और वहाँ पर बहुत सारी आग जल रही थी, जिससे उन्हें ऐसा लग रहा था कि पेरुमाची के सारे सैनिक जो है वो काले जंगल में भाग चुके हैं, जबकि उन्हें ये नहीं पता था कि वहाँ पर कौन है। तो कंगवा के सेटअप के अकॉर्डिंग सभी लोग काले जंगल की ओर आ जाते हैं और वहाँ पर हमला करना शुरू कर देते हैं। उसका प्लान ये था कि ये सब लोग काले जंगल की तरफ आ जाएं ताकि पेरुमाची पूरी तरह से सुरक्षित
रहे। फिर उधीरा के सैनिक जैसे ही काले जंगल में आते हैं, कंगवा उन पर हमला कर देता है। उसने ये सब प्लानिंग पहले से ही फिक्स कर रखी थी कि जैसे ही वो सब आएंगे तो वो किस तरह से उन्हें मारना स्टार्ट कर देगा, और ऐसा ही होता भी है, जिसमें हम देखते हैं कि पूर्वा भी उसका साथ बखूबी दे रहा था। यहाँ हम देखते हैं कि उधीरा के सैनिक पूर्वा को उठाकर ले जा रहे थे, वो भी नाव में। और अब जब पूर्वा नाव में चला गया है तो कंगवा को भी नाव पर ही जाना होगा ताकि वो पूर्वा को बचा सके। यहाँ पर कंगवा बहुत ज्यादा ही खतरनाक हो चुका था। वो अर्थी सैनिक को इतनी खतरनाक तरीके से मार रहा होता है जैसे कि मानो कंगवा ने नरसंहार रूप धारण कर लिया है। फिर सीन शिफ्ट होता है 2024 में, जहाँ पर वो बच्चे को लेकर जा रहे होते हैं और फ्रांसिस उनके पीछे रहता है। लेकिन जो वो सोल्जर्स होते हैं वो जेटा को लेकर एक प्लेन में चले जाते हैं और वो उनका पीछा करके उस प्लेन में चले जाता है और उन सब सोल्जर्स को मार देता है, और इसके बाद वो जेटा को बचा लेता है। और इसीलिए हम देखते हैं कि पास्ट टाइम के अंदर कंगवा उधीरा को मारकर जंग जीत लेता है और प्रेजेंट टाइम में फ्रांसिस जेटा को बचाने में कामयाब हो जाता है। उसके बाद हम पास्ट टाइम में ये देखते हैं उधीरा के अर्थी समाज में उधीरा के मरने के बाद वहाँ के लोग बहुत ज्यादा ही दुखी होते हैं, क्योंकि ना सिर्फ अब उधीरा मरा हुआ था बल्कि उसके तीनों बेटे भी मर चुके थे। लेकिन फिर उसके बाद वहाँ पर एंट्री होती है एक और आदमी की, और इस आदमी का नाम होता है रक्तासन, और हमें पता लगता है कि ये भी उदीरन का ही बेटा है। लेकिन असल में रक्तासन उदीरन और दासी का बेटा है, और इसी वजह से उदीरन ने रक्तासन को कभी भी राजकुमार नहीं बनाया था। लेकिन अब उदीरन और उसके तीनों राजकुमार मारे गए थे, इसीलिए अब रक्तासन अर्थी समाज का नया राजा बनता है, और यह अपने पिता से भी ज्यादा खूंखार और पावरफुल होता है। और वो राजा बनकर ये कसम खाता है कि वो कंगवा को मारकर अपने पिता का बदला लेगा। लेकिन फिर कहानी प्रेजेंट में आती है, और प्रेजेंट में हम उस इंसान से मिलते हैं जो कि जेटा पर होने वाले एक्सपेरिमेंट्स का जिम्मेदार है, मतलब कि वो आदमी जो कि सारे बच्चों पर एक्सपेरिमेंट करवा रहा था। और हमें ये दिखाया जाता है कि ये आदमी वही आदमी होता है जो कि पास्ट में रक्तासन था, और जैसे ही उसके गार्ड्स आकर बताते हैं कि किसी अनजान आदमी ने आकर सारे ही सैनिक को मारकर जेटा को बचा लिया है, वैसे ही वो अपने सीसीटीवी कैमरे से फ्रांसिस को देख लेता है। और यहाँ पर शॉकिंग न्यूज ये होती है कि वो फ्रांसिस को देखकर कहता है कि ये कंगवा है। इसका मतलब ये होता है कि जो प्रेजेंट टाइम का रक्तासन है वो कंगवा को जानता है। लेकिन आखिरकार ये कैसे पॉसिबल है, और अब वो आगे क्या करने वाला है, और आखिरकार पास्ट टाइम में कंगवा और रक्तासन की लड़ाई में क्या हुआ था, ये सारे ही क्वेश्चन का आंसर हमें इसके अगले पार्ट में पता चलेगा। क्योंकि फ्रेंड्स, इसी मूवी के फिनाले में इस बात को अनाउंस कर दिया जाता है कि अब कंगवा के बाद कंगवा का पार्ट 2 भी आएगा, एंड उस मूवी के अंदर इसके आगे की स्टोरी को कंटिन्यू किया जाएगा। वैसे फ्रेंड्स, आपको इस मूवी की स्टोरी कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। और इतनी मेहनत के बाद अगर आप लोग मेरे चैनल पिक्चर पाठशाला को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर देते हैं तो इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए और कुछ नहीं होगी।